मुझे कहते हुए बिल्कुल भी 1% भी डाउट नहीं है कि मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ कि मेरी फैमिली को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है बाबा साहब के आंदोलन का। उनकी वजह से मेरे फादर पढ़े, मैं पढ़ा, मेरे भाई बहन पढ़े, और लगातार पढ़ते हुए मैंने एक ही चीज़ देखी है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। तो एक तरफ वो बच्चे थे जो अपने हकों के लिए लड़ रहे थे और जिनके साथ जिस तरह का सलूक हुआ, मैं समझता हूं कि वो देश के लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। मैं अन्याय नहीं देख सकता हूं, ना मैं अन्याय सह सकता हूं, ना अन्याय देख सकता हूं कि जिन लोगों को महापुरुषों के संघर्ष की वजह से बहुत कुछ मिला है, उनको अपनी साथियों का, अपने परिवारों का, अपने जमात के लोगों का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, उनको हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। कि सरकारों को शिक्षा से दिक्कत है और सरकार चाहती है कि बेहतर शिक्षा ना मिले, क्योंकि बेहतर शिक्षा एक बौद्धिक व्यक्ति को जन्म देती है और जब एक बौद्धिक व्यक्ति तैयार होता है तो वो सवाल करता है। सरकार सवाल से डरती है। और मैं अधिकारों के लिए लड़ना भी जानता हूं और अधिकारों को छीनना भी जानता हूं। मैं जानता हूं मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं, मैं इस बात को मानता हूं। ये हो सकता है क्योंकि बैंक का प्रबंधन हमें वो सपोर्ट करता है कि हम इतने आलीशान जगह पर, प्राइम लोकेशन पर इस समारोह का आयोजन करते हैं। इस बार मुख्य महाप्रबंधक एचआर, फॉर्चुनेटली कहें या अनफॉर्चुनेटली, साहब अगले महीने सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। पिछले जयंती में वो हमारे साथ नहीं थे, आज हमारे साथ सर आए हैं। सर, रियली ग्रेटफुल टू यू। ये उनका ऑफिशियली पहला और ऑफिशियली आखिरी है, ये समारोह में वो शामिल हो रहे हैं। लेकिन सर, आपसे निवेदन रहेगा कि आगे भी चाहे आप सेवानिवृत्त हो जाए, इस संगठन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपने अपने कार्यकाल में जो सपोर्ट किया है वो बिल्कुल काबिले तारीफ है, हम उसे भूल नहीं सकते। इससे पहले अलग अलग जगह पर जब ये समारोह हुआ तो एमडी सर आते रहे, ईडी सर आते रहे। पिछले कुछ सालों में वो कड़ी टूट गई थी। आज किसी अनफॉर्चुनेट रीजन की वजह से उनकी तबीयत सचमुच बेहद खराब है। इनफैक्ट हम लोग जब एमडी साहब को आमंत्रित करने गए थे तब हम खुद देखा उनकी हालत सभी ने, कि डॉक्टर को लेकर वो कैबिन में बैठकर अपनी फाइलें निपटा रहे थे। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नितेश रंजन सर, उन्होंने हामी भरी थी, लेकिन पिछला पूरा सप्ताह भर हॉस्पिटल में एडमिट रहे और किसी तरह से आज उन्होंने वर्चुअली ज्वाइन किया था, इसीलिए वो आ नहीं पाए। पहली बार ऐसा हुआ है कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर हमारे इस मंच पर पधार रहे हैं। हम उनके लिए सर जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारा एक वास्तुपाठ रहा है, एक नियम रहा है, हमने कभी भी इस मंच पर इस बैंक के जो मुख्य महाप्रबंधक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, इनके सिवा किसी राजनैतिक व्यक्तित्व को बुलाने की चेष्टा नहीं की। बहुत बार होता है, विचारों की भिन्नता है, और जब हम सरकारी बैंक में काम करते तो हमारे लिए एक प्रोटोकॉल बंधनकारक हो जाता है कि हम ऐसी चीजों से बचें। आज हमारे साथ जो मुख्य अतिथि जुड़ने वाले हैं, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, ये इस वजह से नहीं है कि वो किसी राजनीतिक पक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस वजह से है कि इस समाज के स्वाभिमान को हुंकार भरने वाले संसद में अगर कोई मुखर आवाज है तो एडवोकेट चंद्रशेखर साहब की है। और रिसेंटली उनके
सांसद बनने के बाद अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कल्याण के लिए जो संसदीय समिति है उसमें भी उनका चयन हुआ। और रिसेंटली बैंक का जब रिव्यू हुआ तो उनके तरफ से बैंक को भी अच्छा सपोर्ट मिला, मार्गदर्शन मिला, और अनुसूचित जनजाति की हमारी जो संगठन है उससे भी सपोर्ट मिला। संगठन के बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा। मैंने शुरू में जैसे बताया 1984 में इस संगठन की स्थापना इस हाउस में बैठे आदरणीय झंडे जी, आदरणीय रोड़े जी ने की थी। उस संगठन को जो उन्होंने पौधा लगाया था उन्होंने सींचा, बढ़ाया, और उसी के फलस्वरूप ये संगठन आज हर साल 1000 से ज्यादा बच्चों को उनकी शिक्षा में मदद करता है। हर साल हम अपनी बैंक की जितनी सालगिरह होती है उतने बच्चों को उस साल भर के लिए अडॉप्ट करते हैं। हम चाहे कोरोना का समय हो या अन्य कोई भी दुविधा, चाहे वो महामारी हो या फ्लड हो, यूनियन बैंक का हम गर्व से कह सकते हैं ये इकलौता संगठन है जो उस समय फील्ड पर था, बिना डरे, बिना रुके। हमारी बाकी भी एक्टिविटीज़ है उसमें हम बताने को अभी समय नहीं है। मैं इस नम्र निवेदन के साथ आपको बताना चाहूँगा कि एक टीम स्पिरिट है, किसी एक व्यक्ति का उसमें अनुदान कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। हम जो कुछ भी है वो इस प्लेटफॉर्म यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की वजह से है, क्योंकि संगठन का नाम ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया SC/ST एम्प्लॉइज एसोसिएशन है। अगर ये बैंक नहीं होता तो हम नहीं होते। और अगर हम सारे साथी इस AC हॉल में बैठकर सूट बूट में इस ग्रैंड मैनर में अगर बाबा साहब को, इन महापुरुषों को याद करते हैं, तो हम सबसे पहले और सबसे आखिर में, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मैं सर्वप्रथम भारतीय हूं और आखिर में भी भारतीय, तो हम शुरू में भी अम्बेडकरी अनुयायी थे, रहे और आगे भी रहेंगे, क्योंकि वही महापुरुष है जिन्होंने आज हमें इस ताकत तक ला के रखा है। हम उनके उपकारों को कभी भूल नहीं सकते और इस संगठन की तरफ से उन्हें हमेशा नमन रहेगा, याद किया जाएगा। मैं आगे के कार्यक्रम का संचालन प्रशांत मोहिती जी को देता हूं। धन्यवाद। और मैं ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए हमारे कार्मिक विभाग के चीफ जनरल मैनेजर आदरणीय तेली साहब को विनंती करूंगा कि कृपया सभा को संबोधित करें। सबसे पहले तो मैं तायडे जी और SC/ST एसोसिएशन का हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस मौके पर मुझे बुला कर के ये मौका दिया आप सबसे मिलने का और आपके सामने रूबरू होने का। और जिस तरह का ये एक्टिविटीज़ करते हैं आज के दिन के लिए, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। बहुत पुनीत कार्य ये करते हैं कि बच्चों को, जितना हमारा बैंक का स्थापना दिवस है उतने बच्चों को एडॉप्ट करते हैं और उनका पढ़ाई लिखाई और बाकी सब कार्यों का जिम्मेदारी लेते हैं। बाकी भी इतनी एक्टिविटीज़ करते हैं, ये आए दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो ये देख कर के और इसमें अपनी भागीदारी करके हम, और हमें जो भी हमसे बन सकता है उसके लिए हम आगे होके ये सब करने के लिए तैयार हैं और जितनी सेवा हमसे हो सकती है उतनी हम करेंगे। इसी आशा के साथ कि आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहे और जो भी जिन लोगों को भी हम मदद करते हैं इस संस्था की तरफ से, उनका भविष्य सुखमय हो और उनका आगे का भविष्य सफल हो। धन्यवाद। So I think I meet you frequently. I think maybe in region, zone, or at least a few of you in the IR meeting. Correct, na? But why I have come here to say big thanks to all of you. So my earlier address or the gathering was when the OTP program was conducted. Harish ji was there, Harish ji and the team. So I gave a challenge in that day. So let's make this OTP program a big success by giving highest number of promotion from that OTP program. And I was really happy. In fact, I convey my wishes to Harish ji that after the training program, record number of 64 people got promoted. So congratulations to all of you. And same thing will be continuing, because that day also I was telling Harish ji the way people are interested to come to the training program,
and the way the Welfare Association has promoted them and the way they have taken care, it was tremendous support to the entire people who are sitting over here. The second thanks again I should give to the Welfare Association, more particularly our Harish ji. Last Baba Saheb's Jayanti, our Harish ji, he gave a book to me, presented a book to me on Ambedkar. So that book is, if anybody come to my chamber, you'll find that book in just behind my seat actually. So why it is so? I get many books to read actually, but that book I have kept from last 7 months, it is still there. So as all of you know, one of the biggest zone, lot of challenges. When I get stressed, I take out that book, I read 4 pages and keep it. So thanks Harish ji. And of course, I will not take much of the time. So anyhow, Mumbai zone, all my regional heads, they are accessible to you. And as I have also promised, so we will try to our best to give best of the comfort so that you can deliver the best. So that is happening. Keep the good work doing. And thanks Harish ji and the entire team for calling me to say big thanks to all of you. Thank you. आज का दिन काफ़ी विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये एक जो इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस का प्रोग्राम रखा गया है। ये हम सभी को अंदर से एक पावर देता है, एक गर्व का अनुभव होता है। आज हम सभी लोग बैंक में काम कर रहे हैं, तो आप लोग का कंट्रीब्यूशन बैंक के ग्रोथ में काफ़ी है। आप जी जान से बैंक के ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं और बैंक को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको पता है कि हमारा बैंक काफ़ी स्टाफ वेलफेयर पे ध्यान रखता है, हर तरह की सुविधाएं दे रही है। तो हमारा ये बनता है, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस बैंक को 100% दें। अभी हमारे बैंक का आपको रिजल्ट आपने देखा होगा, तो ये काफ़ी अच्छा रहा। तो इसमें आपका कंट्रीब्यूशन काफ़ी है। आप ब्रांच लेवल पे या जिस भी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, आप बस ये देखिए कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आज बैंक है तो आप आगे बढ़े हैं, और बैंक आगे बढ़ेगा तो हम और आगे बढ़ेंगे। जहाँ तक SC/ST एसोसिएशन की बात है, आप सभी जानते हैं कि मैं स्टेट बैंक से हूँ और मेरा एसोसिएशन SC/ST एसोसिएशन से बहुत पहले से है। मैं जब स्टेट बैंक में था तो मैं वहाँ SC/ST एसोसिएशन को ही हैंडल करता था, साथ में बाकी एसोसिएशन भी थे। तो वहाँ पे मैंने देखा कि कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी है तो पहला जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास ही आता था, और हमारा ये पूरी तरह से कोशिश रहती थी कि हर आदमी बराबरी पे ट्रीट किया जाए, किसी को कोई आदमी परेशान ना कर पाए, और जो रियली हम चाहते हैं कि हमारा समाज इक्वल हो, वो मैंने कोशिश की। काफ़ी हम लोग सुनते हैं कि ग्रीवांसेस रहता है, लोगों को डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है। तो हम सभी लोगों को ये देखना है कि जहाँ कहीं भी ऐसा कोई मुद्दा आता है या ऐसी कोई कोशिश की जाती है, तो सबसे पहले आप इसका विरोध करें और इसको रिपोर्ट करें। बैंक में अगर आप किसी चीज़ को रिपोर्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर सुनवाई होती है। तो आपसे ये उम्मीद रहेगी कि ऐसा कहीं कुछ हो तो हमारे नॉलेज में लाएं, जो बैंक के सीनियर ऑफिसर्स हैं उस पर एक्शन लेंगे। साथ में आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं, जैसे विजिलेंस के, कि किसी की कोई गलती हुई, किसी ने जानबूझ के गलती की, तो ये हमारा ये रहता है कोशिश कि केस को अच्छे से समझें
और हम ये देखते हैं कि जो एम्प्लॉय ने बैंक के ग्रोथ करते हुए नॉर्मल ड्यूटी करते हुए क्या काम किया, गलतियां सबसे होती है, तो उस गलती को आप कैसे हम ये चेक करते हैं कि ये बैंक के ग्रोथ के लिए है क्या। तो आपके तरफ से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि कृपया जो भी आप काम करें एथिकल वे में काम करें, आप बैंक को प्रोटेक्ट करें, बैंक के बिजनेस के लिए काम करें, ताकि जब कोई भी गलती हो तो हमें ये मौका मिले कि हम आपको सपोर्ट करें। लेकिन अगर कुछ लोग जानबूझ के ऐसी गलतियां करते हैं तो फिर आपके तरफ से भी उनको कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए। और मैं SC/ST एसोसिएशन को बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने हर जगह आपके लिए खड़ा रहे, कहीं कभी भी ज़रूरत होती है ये आपके प्रोटेक्शन के लिए खड़े रहते हैं। तो साथ में आपका भी ये दायित्व होता है कि आप उनको सपोर्ट करें और साथ में बैंक को सपोर्ट करें। इस सामाजिक एंड फेस्टिवल में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, तो हम सब लोग उनको सुनना चाहेंगे। तो धन्यवाद एंड आपको आने के लिए भी धन्यवाद सर, थैंक यू। अधिकारी चीफ विजिलेंस ऑफिसर AK सिंह साहब ज्वाइन किए, उससे पहले और उसके बाद में जो समा बदला है उसको संक्षिप्त में इतना ही बताना चाहूँगा कि सर के आने के बाद अनुपालन, विजिलेंट, कंप्लायंस, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा तरीके से फोकस किया गया। और रिसेंटली जब CGM सर से और ER डिपार्टमेंट से नरसिम्हा राव सर हमारे साथ है, इनसे पता चला कि सर ने जिस तरह से वाइज डिसीजन लिए, जिसकी गलती है, गलती से हुआ अगर कोई है तो डेफिनेटली उसके बारे में उन्होंने लीनियंट व्यू लिया है। जिन्होंने जानबूझ के गलती की है उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं गया है। पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो शिक्षा पनिशमेंट का रेट है वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है। तो इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे ER डिपार्टमेंट और हमारे CVO साहब। थैंक यू वेरी मच सर। मैं इस कड़ी में और समय न लेते हुए जो मुख्य कार्यक्रम का हमारा हिस्सा है, हम हर साल जितने हमारे इस बैंक के सालगिरह होती है उतने बच्चों को उस शैक्षणिक ईयर के लिए एडॉप्ट करते हैं। इस कड़ी में आज 108 बच्चों को हम एडॉप्ट कर रहे हैं, जिसमें अभिनव विद्यालय बोरीवली से है। और इस सारे क्रम का जो हमें प्रेरणा मिली वो सुयश फाउंडेशन और यहाँ की जो बाबा साहब की चैत्य भूमि है उनके जो मुख्य कारवाह है प्रदीप कांबळे जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रदीप कांबळे जी और एडवोकेट आम्रपाली जी, आप मंच पर आइए। साथ ही साथ जो हमारी इस अभिनव विद्यालय की शिक्षिका मुख्याध्यापिका रही, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद भी इस मोटिवेशनल या पावन कार्य में हमारे साथ है मैडम, आप और अपने बच्चे सारे प्लीज रुपया मंच पर आने की कृपा करें। इस प्रेरणादायी वर्क का जो काम है उसकी प्रेरणा हमें मिली सुयश फाउंडेशन से। 2017 में हमने शुरू किया था ये सिलसिला। पालघर जो जिला है, आदिवासी जिला, वहाँ की स्कूलों को एडॉप्ट करना शुरू किया था। विक्रमगढ़ तहसील जो हम यहाँ का सबसे आदिवासी जिला कह सकते हैं, वहाँ की स्कूलों में सोलर प्लांट हमने हर स्कूल में दिए थे। डिजिटल प्रोजेक्टर, डिजिटल लाइब्रेरी उनको दी थी। धीरे धीरे ये बच्चे होते हैं तो इस साल उनकी जो स्कूल फीस होगी उनका स्कूल का सारा जिम्मा है वो है हमारे संगठन की तरफ से लिया जाएगा। उनको सपोर्ट ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, एक मिनट। अरे हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारे तीनों रीजनल हेड सर और DGM ER नरसिम्हा राव सर, कृपया आप भी मंच पर आकर
इसमें अपनी हाथ बटाइए प्लीज। Look here. को हम सम्मानित करने जा रहे हैं क्रांति ज्योति अवार्ड से। हर साल सर हमारा संगठन कला क्षेत्र से एक अवार्ड देता है और सोशल सर्विस से एक अवार्ड देता है। कला क्षेत्र से इस बार वनिता खराज जी इसके मानकरी है। इनके जो मान पत्र है उसकी रीडिंग के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर रेवत कानिंदे सर। तुम्ही केवळ एक अभिनेत्री नाही तर एका साध्या सामान्य कुटुंबातून आलेली ती एक तेजस्वी ज्योती आहात जी आपल्या कष्टाने, प्रतिभेने आणि नम्रतेने अंधारातून प्रकाशाकडे जाणारा मार्ग दाखवते। तुमच्या बालपणातील संघर्ष, समुद्रकाठीच्या झोपडीतील आठवणी आणि आई वडिलांच्या साध्या जगण्यातून घेतलेली शिकवण यांनीच तुम्हाला आजच्या उंचीवर आणलं आहे। महाराष्ट्राची हास्य जत्रा या लोकप्रिय कार्यक्रमातून तुम्ही केवळ हसवलं नाही तर सामान्य माणसाच्या जीवनातील छोट्या छोट्या आनंदांना आणि वेदनांना शब्द आणि हावभाव दिलेत। तुमच्या हास्यामागे दडलेली संवेदनशीलता, तुमच्या भूमिकांमधील नैसर्गिकता आणि तुमच्या व्यक्तिमत्वातील नम्रता यांनी तुम्हाला केवळ अभिनेत्रीच नव्हे तर लाखो घरातील एक परिचित आणि प्रिय व्यक्तिरेखा बनवलेला आहे। बॉलिवूडच्या मोठ्या पडद्यावर कबीर सिंह सारख्या चित्रपटातून तुम्ही आपली उपस्थिती नोंदवलीत, पण त्याही पलीकडे जाऊन तुम्ही आपल्या व्यक्तिमत्वातून एक महत्त्वाचा संदेश दिलात, तो म्हणजे शरीर सकारात्मकता। तुमच्या धीट आणि निर्भय फोटोशूटने अनेक तरुणींना स्वतःच्या शरीरावर गर्व बाळगायला शिकवलं। तुम्ही सांगितलं की मी आहे आणि मी याचा अभिमान बाळगते। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीनिमित्त तुम्ही ज्या नम्रतेने आणि आदराने त्यांच्या विचारांचा गौरव केला त्यातूनही तुमच्या मनातील सामाजिक जाणीवा दिसून येतात। आज जेव्हा यशाच्या नावाखाली अनेक जण आपली ओळख आणि नम्रता गमावतात तेव्हा तुम्ही अजूनही त्या छोट्या चळवळीतली मुलीचीच आठवण ठेवून जगता। तुमचा हा प्रवास 10 बाय 10च्या खोलीतून 23व्या मजल्यावरील स्वतःच्या घरापर्यंतचा हा केवळ वैयक्तिक यशाचा नव्हे तर आमच्यासारख्या लाखो जणांचा प्रेरणा स्रोत आहे। आपला साधा मेहनतीचा मार्ग आणि सामाजिक संवेदनशीलता यामध्ये ती केवळ एक कलाकारच नाही तर एक प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व आपण बनला आहात। क्रांतीच्या ज्योतीप्रमाणे आपल्या प्रतीतून तिने नवीन विचार आणि धैर्याचा संदेश आपण सर्वांनाच दिला आहे। आज युनियन बँक ऑफ इंडिया SC/ST एम्प्लॉईज वेलफेअर असोसिएशन मुंबईद्वारे आयोजित सामाजिक न्याय आणि समता महोत्सव 2026 मध्ये तुमच्या या अनोख्या प्रवासाला, तुमच्या कलाप्रतींना आणि तुमच्या सामाजिक संवेदनशीलतेला आम्ही सर्वजण सलाम करत आहोत आणि क्रांती ज्योती पुरस्कार 2026 तुम्हाला सादर केला जातोय। तुम्ही नेहमी हसत राहा, प्रेरणा देत राहा आणि आपल्या कलेतून समाजाला नवीन दिशा दाखवत रहा। जय भीम। जोरदार टाळ्यासोबत वनिता खरात मॅडम यांचे स्वागत झाले पाहिजे। अ ब्रिलियंट ॲक्ट्रेस। मानपत्र आंबेडकर समाज नायक पुरस्कार 2026 माननीय अनूप कुमार जी, संस्थापक निदेशक, नालंदा अकादमी, वर्धा, महाराष्ट्र। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों से प्रेरित होकर शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन और वंचित वर्ग के उत्थान हेतु किए गए आपके अतुलनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए आम्बेडकर समाज नायक पुरस्कार 2026 आपको हृदयपूर्वक प्रदान किया जाता है। माननीय अनूप कुमार जी ने शिक्षा को केवल ज्ञान का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक मुक्ति और सशक्तिकरण का शक्तिशाली औजार मानते हुए वर्ष 2013 में वर्धा में नालंदा अकादमी की स्थापना की। आपकी यह यात्रा छोटे से बुद्ध विहार से शुरू हुई है, जहां मात्र 22 छात्रों के साथ आपने ग्रामीण मराठी माध्यम और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों को उच्च शिक्षा की दिशा में मार्गदर्शन देना आरंभ किया। आज आपके नेतृत्व में नालंदा अकादमी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नया प्रतिमान स्थापित किया है। आपने निःशुल्क और समर्पित मार्गदर्शन के माध्यम से
अब तक 2300 से अधिक छात्रों को देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में तथा 60 से अधिक छात्रों को विदेश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश दिलाने में सफलता प्राप्त की है। आपके द्वारा संचालित विभिन्न अभिनव कार्यक्रम जैसे 15 सामुदायिक पुस्तकालय, डिजिटल नालंदा ऑनलाइन शिक्षक मंच, नालंदा काउंसलिंग सेंटर, अभियान लैब्स और संगमित्रा कलेक्टिव ने हजारों ग्रामीण और वंचित युवाओं को न केवल शैक्षणिक रूप से सक्षम बनाया है, बल्कि उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक चेतना भी विकसित की है। आपका यह कार्य विशेष रूप से उन छात्रों के लिए आशा की किरण बनकर सामने आया है जो अंग्रेजी माध्यम की कमी, आर्थिक अभाव और सामाजिक भेदभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते थे। आपने न केवल छात्रों को परीक्षाओं के लिए तैयार किया, बल्कि भारतीय शैक्षणिक संस्थाओं में व्याप्त जातिगत पूर्वाग्रहों और संरचनात्मक असमानता को भी साहसपूर्वक उजागर किया है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का यह कथन, शिक्षा ही वह शक्ति है जो मनुष्यों को गुलामी से मुक्ति दिलाती है, आपके कार्यों में पूर्णतः प्रतिबिंबित होता है। आपको शिक्षा का यह एक आंदोलन आपने शिक्षा को एक आंदोलन का रूप दिया है जो न केवल व्यक्तिगत उन्नति का माध्यम बन रहा है, बल्कि पूरे समुदाय के सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण का आधार भी बन रहा है। आज जब हम आपको यह पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं, तो यह केवल आपके व्यक्तिगत सम्मान का प्रतीक नहीं, उन हजारों बच्चों की आंखों में चमकते सपनों का सम्मान है। यह उन माता पिताओं की आशाओं का सम्मान है जिन्होंने पहली बार अपने बच्चों को कॉलेज जाते देखा, और सबसे बढ़कर यह बाबा साहब के विचारों के प्रति आपके गहरे समर्पण और निस्वार्थ योगदान का सम्मान है। कुछ पुरस्कार ऐसे होते हैं जो पुरस्कार देने वालों को सम्मान प्रदान करते हैं। वाह, तो मैं एक टीचर हूँ और मैं एक कम्युनिटी टीचर हूँ। मतलब कम्युनिटी टीचर का मतलब है कि मैं समाज के बीच में रह के उनके बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं किसी कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाता हूँ, मैं गांव-गांव में जाके बच्चों को गाइड करता हूँ। और हम लोग मैं और मेरी टीम पिछले 13 सालों से वर्धा में काम कर रही है। वर्धा में एक छोटा सा बुद्ध विहार है, ये हमारा बुद्ध विहार है, जहाँ पर हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हर साल कुछ 200 से 250 बच्चों को हम लेते हैं ऑल ओवर इंडिया से। और हमारी खास बात यह है कि हम ऐसे बच्चों को लेते हैं जो गांव से हैं, जो ड्रॉप आउट हैं पढ़ाई में, जो नॉन इंग्लिश मीडियम हैं, जो मराठी मीडियम है, उड़िया मीडियम है, तमिल मीडियम है, हिंदी मीडियम है। ऐसे बच्चों को हम 12th के बाद लेते हैं और उनको 1 साल का पूरा ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो हमारी अच्छे कॉलेजेस, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकें। ऐसा हम क्यों करते हैं, मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा बैकग्राउंड। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं दूसरी पीढ़ी हूँ, 2nd जनरेशन लिटरेट हूँ, शेड्यूल्ड कास्ट फैमिली से। मेरे पिताजी वकील थे, भाई सब अच्छी पोजीशन पे हैं। तो मैंने मेरे परिवार को बदलते देखा है सिर्फ एक वजह से, और वो है एजुकेशन। मेरे ग्रैंडफादर बॉन्डेड लेबर थे, बंधुआ मजदूर। मेरे पिताजी लकी थे कि वो शहर में पैदा हुए, उनको शिक्षा मिली, वकील बने। फादर पढ़े इसलिए उनके बच्चे पढ़ पाए, मैं पढ़ पाया। मैं लकी था कि जब मेरा जन्म हुआ उसके 2 साल बाद ही पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला। तो मैंने ये देखा कि ये सारे जो एक्सीडेंट्स हैं, आपके एक्सीडेंट ऑफ बर्थ, कि आप किस स्कूल से पढ़ते हैं उसका आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। मैं शहर में पला बड़ा, अंग्रेजी स्कूल से पढ़ा, तो मेरे लिए रास्ते बहुत आसान थे। फादर एजुकेटेड थे, मदर एजुकेटेड थी। तो मैंने देखा कि मेरी जो तीसरी पीढ़ी है, मेरे भाई के जो बच्चे हैं, आज सब फॉरेन में हैं। तो विदिन 3 जनरेशन एजुकेशन की वजह से मैंने मेरे परिवार को बदलते देखा है। लेकिन दूसरा एक और सच मैंने देखा कि मेरे ही परिवार में, और ये लगभग सारे SC ST OBC फैमिली का सच है, कि एक भाग आगे हो गया है और एक भाग अभी भी गांव में है। अभी भी उसके बच्चे बहुत पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं। मैं अगर मेरी फैमिली की बात करूं
तो मेरे जो 2-3 परिवार है, जो इमीडिएट फैमिलीज़ है, वो बहुत आगे हो गई, क्योंकि हम शहर में पले बढ़े। वही हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो आज भी बहुत पीछे हैं, गांव में हैं। और मुझे कहते हुए बिल्कुल भी 1% भी डाउट नहीं है कि मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ कि मेरी फैमिली को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है बाबा साहब के आंदोलन का। उनकी वजह से मेरे फादर पढ़े, मैं पढ़ा, मेरे भाई बहन पढ़े। तो अब ये जिम्मेदारी बनती है मेरे जैसे फैमिलीज हैं जिनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अब आप पे बैक करें। मैं मेरे घर में सबसे यंगेस्ट हूँ, मेरे सारे भाई सब क्लास 1 ऑफिसर्स हैं। और मेरे को जब मैं पढ़ रहा था, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, उसके बाद मैं JNU गया, JNU से मैंने MA और MPhil किया। और लगातार पढ़ते हुए मैंने एक ही चीज़ देखी है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो 2 भाग में डिवाइडेड है, एक तरफ इंग्लिश मीडियम है, दूसरी तरफ आपके वर्नाकुलर मीडियम्स हैं जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं। और मैंने देखा कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, चाहे मैं JNU में भी था, कि इंग्लिश मीडियम का बहुत बेनिफिट मिलता है हमेशा से। कोई इसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहता है। हमारे देश का ट्रेजेडी ये है कि एजुकेशन इंग्लिश जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बना दी गई है जिसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली। बट इंग्लिश के बिना आप हायर एजुकेशन में आप कहीं पे भी नहीं, आप टिक नहीं सकते हैं। तो आप कंपटीशन में भी नहीं ले सकते हैं। अगर आप सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, जिला परिषद के स्कूल से पढ़े हैं, और आप मुकाबला नहीं कर सकते उन बच्चों का जो शहरों में पढ़े हैं, जो इंग्लिश मीडियम हैं, जो कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, आप नहीं कर सकते। मतलब मुझे एजुकेशन की फील्ड में काम करते हुए 30 साल हो गए हैं लगभग। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई मुकाबला ही नहीं। हमारा सिस्टम जो है वो काफ़ी अनइक्वल है। और अब उसकी वजह बहुत सारी हैं, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। तो मैं जब एजुकेशन ले रहा था तो मैंने ये देखा कि मुझे कितना बेनिफिट मिला है मेरी प्रिविलेज का, एक माता पिता के पढ़े होने का, शहर में पले बड़े होने का, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े होने का। मेरे लिए रास्ते बहुत आसान थे, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे JNU हो। मुझे बहुत ज़्यादा उतना डिफ़िकल्टी नहीं गया। लेकिन मेरे ही साथ पढ़ने वाले गाँव के बच्चे थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो हिंदी मीडियम से थे। मैं यूपी के सबसे अच्छे एक इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा था। तो मैं देखा कि वहाँ पे वो बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, वो अपने स्कूल के टॉपर हैं, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही वो इंग्लिश मीडियम में आते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में, उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है। और चूंकि ज़्यादातर जो ऐसे बच्चे रिजर्वेशन से आते हैं तो उनके ऊपर एक और टैग लगा दिया जाता है कि इनमें मेरिट नहीं है। तो एक मेरिट का जिसको मैं मतलब एक बोझ बोलता हूँ, वो हमको ढोना पड़ता है। और ख़ास तौर पे किन बच्चों को, ऐसे बच्चों को जो गांव से होते हैं, जो गरीब घरों से हैं, उनको बहुत आसानी से आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वो मैंने खुद अपने आंखों से देखा 90s में जब मैं था। तो तभी से हमेशा लगा कि ये जो सिस्टम है ये अनइक्वल है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो काफ़ी मतलब JNU में करते करते बहुत सारा काम किया। और तब हमें लगा कि हमें अपना एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, एक अपना मंच ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हम खुद अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे सके, बिना उनको जज किए, बिना उनको ये बोले कि तुमको इंग्लिश नहीं आती है, तुमको ये नहीं आता है, तुमको वो नहीं आता है, तुम में मेरिट नहीं है। क्योंकि यही सब सुनते सुनते वो बड़े होते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। तो हम लोगों ने इस एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे 2013 में शुरू किया था। 22 बच्चों के साथ शुरू किया था। आज करीब 20,000 से ज़्यादा बच्चे हम लोग पहुँच चुके हैं। और हम लोग पूरा बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। ये हमारा विहार था जहाँ से मैंने शुरू किया था। हमारे पास कुछ भी नहीं था, ज़मीन पे हम पढ़ाते और हम लोग फ्री पढ़ाते हैं। हम बच्चों से एक पैसे भी चार्ज नहीं करते। धीरे धीरे फिर हमारी कम्युनिटी, जो लोकल कम्युनिटी है, उन्होंने हमको डोनेट करना शुरू किया। फिर पूरा क्लासरूम बना, भी हमारी काफ़ी बड़ी एकेडमी है। और सब कुछ ये अम्बेडकराइट जो कम्युनिटी है उसके डोनेशन से चलता है। हम गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेते, हम किसी CSR से नहीं लेते, क्योंकि हमें लगता है कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के थाने ब्रांच में उनके जो बेटे हैं उनको हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मैं नीलेश जी, कृपया नीतीश को लेके स्टेज पे आइए। मैं आज़ाद सर, CBO सर और सभी मान्यवरों से आग्रह करूंगा कि नीतीश का सत्कार करके उसका हौसला बढ़ाएं।
सच ये है कि आज मेरा मन यहां नहीं। उसका कारण ये है कि मैंने महापुरुषों से जो सीखा है मैंने उसको अपने जीवन में धारण किया। आज दिल्ली में जो सुबह हुआ वो बड़ा पीड़ादायक था और मुझे वहां रहना चाहिए था, क्योंकि मैं 2 दिन पहले जाके उनसे वादा करके आया था, 3 दिन पहले, कि मैं उनकी मदद करूं। लेकिन इस कार्यक्रम का भार भी मेरे ऊपर था। मुझे लगा कि अगर मैंने ये कार्यक्रम छोड़ दिया तो उनको लगेगा कि मैं आना नहीं चाहता। तो एक तरफ वो बच्चे थे जो अपने हकों के लिए लड़ रहे थे और जिनके साथ जिस तरह का सलूक हुआ, मैं समझता हूं कि वो देश के लोगों के साथ नहीं होना चाहिए। तो ये सामने था और ये भी सामने था कि यहाँ आके इस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराने। तो फिर ये तय किया गया कि आधे लोग उधर जाएंगे और मैं अकेला इधर आके इस कार्यक्रम पे कोशिश करूंगा कि कार्यक्रम सफल हो जाए। और ये भी एक फैक्ट है कि मैंने साथियों को बताया भी नहीं कि मैं यहां आ रहा हूं, क्योंकि अगर मैं उनको बता देता तो शायद वो फिर मुझे यहां आने में और देर करते और निकलने भी ना देते। तो बड़े ठहरे हुए मन से मैं यहां आया हूं। मैं अन्याय नहीं देख सकता हूं, ना मैं अन्याय सह सकता हूं, ना अन्याय देख सकता हूं। तो इसलिए मैं बेचैन हूं कि कब मैं यहां से जाके वहां पहुंचूं और जाके उनकी मदद करूं, क्योंकि मैंने अपने महापुरुषों से कमिटमेंट सीखा है और मैं उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए ही लोग मुझे जानते हैं। मैं जब आपकी यूनियन के साथियों से कहीं मिला था अनिल जी के जरिए, तब मेरी आपकी यूनियन के साथियों से काफी बात हुई। और आज जब मैं याद कर रहा था 2017, मुझे नहीं याद है किसी बैंक की यूनियन ने मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया था। मैं उस बैंक का, मैं माफी चाहते हुए मुझे याद नहीं कि वो बैंक कौन सा था। आई थिंक यूनियन बैंक ही था। यूनियन बैंक और अनिल मेरी लाइफ में बड़ा एक अच्छी बॉन्डिंग है। मैं इसको इस तरह बताता हूं। 9 तारीख को हमारे यहाँ एक बड़ा दुर्घटना हुई सहारनपुर यूपी में, और आई थिंक 13 या 14 तारीख में मुझे आपके यहाँ आना था। और मैं सच बताते हुए कह सकता हूं कि पहली बार मेरे मन में उत्साह भी था काम के साथ साथ कि मुझे प्लेन में बैठने का मौका मिलेगा, क्योंकि इन्होंने मेरे प्लेन के टिकट कराए थे। टू बी प्रैक्टिकल, सच कहने में कभी वो नहीं होना चाहिए। तो मुझे ये था कि भाई प्लेन से जाने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम में आने की खुशी थी, लेकिन प्लेन में आने की वजह से और ज्यादा खुशी थी। लेकिन फिर वो इंसिडेंट हुआ तो मैंने इनसे कहा कि अब तो मेरे ऊपर खूब मुकदमे लग गए, पुलिस मुझे खोज रही है। मगर बैंक के साथियों ने कहा आप आ जाओ किसी तरह से, एक बार आप महाराष्ट्र आ जाओ, मुंबई, तो फिर तो हम देख लेंगे सब चीजें। तो मैंने इनसे कहा कि नहीं, मेरी वजह से आपके ऊपर कोई परेशानी ना आए, तो इसलिए मैं नहीं आऊंगा। तो मैं भी बैठे याद कर रहा था कि यार वो कौन सा बैंक था जिसने मुझे बहुत दिन पहले 2017 में इनवाइट किया था। और मेरे मन में ऐसी तस्वीर बन रही थी कि आई थिंक यूनियन बैंक के लोगों ने ही मुझे बुलाया था। आज फिर वो दिन है और मैं आपके बीच में हूं। जब कोई कर्मचारी साथी किसी परेशानी को लेके, क्योंकि मैं SC/ST वेलफेयर कमेटी का मेंबर हूं, मैं पार्लियामेंट की 2 इंपोर्टेंट कमेटी का मेंबर हूं। एक होम कमेटी जो बहुत इंपोर्टेंट कमेटी है, देश की इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और बहुत सब चीजों पे, फॉरेन पॉलिसी, सब चीजों पे उसमें काम होता है। उसमें भी कंसल्टिव और स्टैंडिंग दोनों कमेटियां हैं। और फिर SC/ST वेलफेयर। तो जब कोई मेरे पास आता है तो मेरा जो रवैया है वो बड़ा सख्त होता है।
मैं उसकी मदद करने से पहले बस एक ही बात पूछता हूं सिंह साहब उससे कि क्या तुमने कभी किसी की मदद की है? आप नौकरी में आगे हो, अपने और अपने परिवार का ध्यान रख रहे हो, क्या महापुरुषों की बात के साथ कभी खड़े हुए पे बैक टू सोसाइटी की? मुझे नहीं, किसी को भी। तो मेरा कई बार सवाल ये होता कि वो कहता कि हाँ सब करते हैं, तो मैं पूछता हूं क्या करते हो? कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, कोई कहता है हम फूले साहब की करते हैं, कोई कहता है साहू जी की करते हैं। तो मैं कहता हूं कि बस यहीं तक आपका पेबैक है। और मेरा सबसे इंपॉर्टेंट उनके पास यही होता, किसी बच्चे की फीस दी, किसी गरीब परिवार का हाथ पकड़ा, किसी का एडमिशन कराया, किसी को ताकत दी। और मेरे आज भी याद है, एक और बैंक था, उसके कर्मचारियों को मैंने बहुत डांटा। वो मदद के लिए आए थे, तो उनको ऐसा लगा होगा कि ये आदमी तो मदद करने की बजाय हम पे गुस्सा हो रहा है। मेरा गुस्सा मेरे आधार पे जायज है, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों को महापुरुषों के संघर्ष की वजह से बहुत कुछ मिला है, उनको अपनी साथियों का, अपने परिवारों का, अपने जमात के लोगों का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, उनको हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं कई बार नाराज होता हूं। अंत में उनकी मदद करने की जितनी मेरे अंदर हिम्मत होती है, जो सही है मैं उसमें मदद करने के लिए पूरा प्रयास करता हूं। लेकिन ये जरूर कहता हूं कि चलो अब तक नहीं की तो आगे जरूर करना। तो मैं जिन महापुरुषों को याद कर रहा था, नमन कर रहा था, उनके पीछे भी मेरा एक कारण है। मेरा अनुभव ये कहता है कि तथागत बुद्ध ने भी कहा है कि जीवित व्यक्ति कभी भी परिवर्तित हो सकता है और विचार कभी अस्थायी नहीं होते, समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। मैं भी ये मानता हूं कि जीवित व्यक्ति महापुरुष नहीं हो सकता है। और ये बात बाबा साहब को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मिलती भी है कि जब उन्होंने पढ़ते हुए अपनी यूनिवर्सिटी से एक लाइन कट कर दी थी, जो बड़े स्लोगन्स वहां लिखे हुए थे लंबे समय से, कि महापुरुष पैदा होते हैं और महापुरुष मर जाते हैं। व्यक्ति पैदा होता है, व्यक्ति मर जाता है, महापुरुष पैदा होते हैं, महापुरुष भी मर जाते हैं। तो बाबा साहब ने उस पर ऑब्जेक्शन किया, और जब ऑब्जेक्शन किया तो बाबा साहब को अपनी बात रखने का मौका मिला कि भाई ये आपने क्यों किया? जो लाइन इतने लंबे समय से लिखी है, विद्वानों ने लिखी है, आपने उसको कैसे चैलेंज कर दिया कि लाइन सही नहीं है? तो बाबा साहब ने कहा कि मैं मानता हूं कि महापुरुष पैदा नहीं होते, क्योंकि जीवित व्यक्ति महापुरुष नहीं हो सकता है। उसके जाने के बाद उसके जीवन में उसने क्या काम किया है, उसका समाज को क्या लाभ हुआ है, उसका देश को क्या लाभ हुआ है, उसका सोसाइटी को क्या लाभ हुआ है, उसके आधार पर समाज आकलन करके तय करता है कि ये महापुरुष था या कोई ठग था, कोई दुश्मन का एजेंट था, या कोई गुमराह करने वाला आदमी था। लेकिन कब? जब वो आदमी चला जाता है, इस दुनिया में नहीं रहता। तो उन्होंने कहा महापुरुष पैदा नहीं होते, महापुरुष तो अपने जीवन के संघर्ष के बाद समाज निर्णय लेता है कि आदमी महापुरुष था या क्या था। और दूसरा, महापुरुष भी मर जाते हैं अगर उनकी विचारधारा का प्रचार प्रसार ना हो। तो मैं ये जो दो लोग हैं इनसे बड़ा प्रभावित हूं। हालांकि मैंने अभी तक उनके बारे में आज बहुत सुना है, अब से पहले देखा नहीं, लेकिन जब यहां खड़ा होकर कोई आपके लिए बोल रहा था तो मैं समझ रहा था, मराठी नहीं इतनी समझता हूं, कि वो आपके प्रशंसा में जो कुछ कह रहा था वो सब आपके प्रशंसा में था। ये आपने कमाया है, आपको इसके लिए बधाई, और आप ऐसे आगे बढ़े इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। और अनूप भाई के लिए तो मैं क्या कहूं, सोचा तो अनूप भाई कुछ ऐसा ही था। 2017 से पहले बहुत सारी पाठशालाएं खोली और महसूस किया कि सिस्टम में कुछ दिक्कतें हैं, उनको खुद से ही ठीक करना पड़ेगा। किसी को दोष देने के बजाय अपने आप निकल के कुछ करना पड़ेगा। बहुत सारी पाठशालाएं खोली भीम आर्मी के माध्यम से, और फाउंडेशन मजबूत हो इसके लिए प्राइमरी स्कूल में बड़ा काम किया। मैं हिंदी मीडियम का हूं तो मैं समझता हूं कि हिंदी मीडियम में रहते हुए कई बार अंग्रेजी से जब सामना होता है तो बड़ा तकलीफ होती है। तो बहुत सारी पाठशालाएं खोली, वो पाठशालाएं अच्छी नहीं लगी सरकार को। जब वो अच्छी नहीं लगी तो महसूस हुआ कि सरकारों को शिक्षा से दिक्कत है,
और सरकार चाहती है कि बेहतर शिक्षा ना मिले, क्योंकि बेहतर शिक्षा एक बौद्धिक व्यक्ति को जन्म देती है, और जब एक बौद्धिक व्यक्ति तैयार होता है तो वो सवाल करता है। सरकार सवाल से डरती है, सरकार जागरूकता से डरती है। वो कोई सरकार हो, XYZ, मैं किसी पे आज वो नहीं कर रहा हूं, मैंने सभी सरकारों को देखा, ये किसी एक सरकार का किया धरा नहीं। जिनको भी मौका मिला है उन्होंने ये तय किया है कि हमें इतना ही काम करना है कि अगली बार फिर इनको हमारी जरूरत महसूस हो, अगर जरूरत महसूस नहीं तो फिर हम नहीं रहेंगे। ये जो लॉजिक है ये बड़ा खतरनाक है कि अगर इनको हमारी आवश्यकता नहीं रही तो हम नहीं रहेंगे, हम चले जाएंगे, इसलिए इनको अपने पैरों पे नहीं खड़ा करना। तो बहुत सारी पाठशालाएं खोली, मगर जो मैंने आपको किस्सा बताया यूनियन बैंक वालों का ही था। इन्होंने मुझे बुलाया और वो इतने समय में वो, और तब ये मुझे अगर जानते थे तो इसी पाठशालाओं की वजह से, लेकिन फिर वो इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और मैं बहुत सारे मुकदमों में घिर गया। मेरा टीवी में बड़ा नाम चला कि साहब उसने ये कर दिया है, और ये बहुत क्या बता सकता हूं, बड़ा अजीब लगता था देख के कि निर्दोष होते हुए एक वकील को किस तरह से जो है सिस्टम ने शिकार कर दिया। फिर जेल गया, 4 महीने बाद बेल हो गई। उससे पहले जेल उस तरह नहीं गया था, तो अब सोचा कि सुबह बेल की खबर आई तो उत्साह पैदा हुआ कि परिवार में जाएंगे, अपना काम करेंगे, खुले आसमान की रोशनी देखेंगे, अपने मन का खाने का, पहनने का, घूमने का मौका मिलेगा। ऐसे अंधेरा हुआ, रात को 2:30 बजे कुछ लोग आए, मुझसे कहा कि जे आप बैरिक से बाहर निकलिए। मुझे लगा कि भाई ये तो अच्छा नहीं है, रात को तो कोई खुलाता नहीं। आप जेल के बारे में एक बात आपको बता देता हूं, जेल का दरवाजा अंदर से बंद नहीं होता है, बाहर से बंद होता है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप एक्सपीरियंस करके देख लेना, क्योंकि ये तो अच्छा नहीं है भाई। मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप कभी देखोगे तो आपको पता लगेगा, मैं ही बता रहा हूं। आपके जीवन में ये दिन नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। जेल का जो दरवाजा होता है, जहां बंदी बंद होते हैं, प्रिजनर बंद होते हैं, वो अंदर से बंद नहीं होता। इसलिए नहीं बंद होता कि कभी भी जेल के जो अधिकारी है वो उसको खुलवा सकते हैं चेक करने के लिए। आप अंदर से बंद कर लो तो वो क्या करेंगे? तो वो सिक्योरिटी पर्पज से भी, और कई बार कुछ इस तरह के क्राइम हो जाते हैं तो वो बाहर से बंद करते हैं। तो इसलिए रात में डरते हैं वो लोग कि भाई निकलेंगे तो क्या पता कोई दुर्घटना के शिकार हो जाए कि रात में कैसे निकला। दिन के उजाले में तो समझ आता है, हालांकि अब तो दिन का उजाला भी आज के घटना को देख के सेफ नहीं है। अब तो दिन के उजाले में भी बहुत कुछ होने लगा है। तो रात को 2:30 बजे जब उन्होंने निकाला तो मैंने कहा तो मैं तो नहीं जाऊंगा भाई आपके साथ, मुझे तो आप पे भरोसा, आपने मुझे जेल में घेर दिया तो मैं तो नहीं आऊंगा। तो मैंने कहा एक अधिकारी है, उनको बुला के लाओ, उन पर मैं भरोसा करता हूँ, वो आके मुझसे कहेंगे तो मैं आपकी बात को मानूंगा। तो खैर उन्होंने उस अधिकारी को बुलाया तो उन्होंने मुझसे कहा चलिए। मैंने कहा क्या बात है, सर्दियों के दिन थे, 2 नवंबर, कि नहीं चलना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है साहब चलते हैं। तो गए तो इतनी बड़ी फाइल रखी हुई थी 8000 पेज की, उस पर लिखा हुआ था NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। मुझे बताया गया कि आपके ऊपर ये NSA तामील कर दी गई है, अब आपको 12 महीने और जेल में रहना। तो बड़ा शौक था, तो मैंने कहा ये तो बड़ा खतरनाक हुआ यार, ये तो सारे सपने दिल के अरमा आंसुओं में सब चले गए। तो फिर मैंने तय किया कि कोई बात नहीं। मैंने उनको सिग्नेचर किया, एक कॉपी को, कहा बाकी 2 कॉपी सुबह सिग्नेचर करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब जाके सोऊंगा। उस दिन मेरी समझ में एक बात आई, अनुप भाई आप अध्यापक हैं, आपके फादर वकील थे, मेरे फादर अध्यापक थे, मैं वकील हूं। और आपके जैसा काम करने गया तो पकड़ा गया। तो उस दिन मुझे समझ आया कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, वो ऐसे नहीं कहा है। राजनीतिक सत्ता वो सुनहरी चाबी है जिससे आप अपनी सारी परेशानियों का हल कर सकते हैं। उस दिन मेरी समझ में आया कि बाबा साहब अम्बेडकर क्यों कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। और उसका मैं आपको कारण बताता हूं। मैं फिर भी आके आपके वाला काम कर लेता पढ़ाने का, लेकिन मुझे समझ आया कि
इंडिविजुअल हम लोग समाज के सहयोग से हजारों लोगों को तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल पावर बना लें तो हम एक पॉलिसी बना के लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। एग्जाम्पल कि अब मैं अभी अमेरिका टूर से लौटा था, तो मैंने वहां के एजुकेशन सिस्टम को देखा, तो वहां क्लास 1 से 12 जो एजुकेशन है वो फ्री। हमारे यहाँ भी है, 1 से 12 नहीं है, मगर आरटी के जरिए 2009 में हमारे यहाँ कानून बन गया था कि 6 से 14 साल के बच्चे को हम लोग शिक्षा देंगे। लेकिन एजुकेशन कैसी, सवाल ये, अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं है तो फिर उस एजुकेशन का मतलब क्या है? अगर वो 5 साल का बच्चा अपना नाम नहीं लिख पा रहा है, अपने पिताजी का नाम नहीं लिख पा रहा है, अपने बारे में कुछ लिख नहीं पा रहा है, तो वो कितना तैयार है? मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं, मैं गांव में पैदा हूं, मैं जानता हूं फाउंडेशन जितनी मजबूत होती है, बिल्डिंग उस कितनी भी शानदार आप बना लो वो मजबूत ही रहती। फाउंडेशन कमजोर होगी, नींव कमजोर होगी तो गिर जाएगी हल्के से हवा। जोखिम यही हो रहा है इस देश के एजुकेशन सिस्टम में। तो मैंने कहना शुरू किया कि हम कक्षा 1 से 12 तक मुफ्त करेंगे, बट क्वालिटी एजुकेशन देंगे सबको, XYZ कोई हो जाए, और उसको उसके पैरों पे खड़ा करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि जो एज 6 के बच्चे का एडमिशन होगा, जो बच्चा 6 साल का होगा उसी का एडमिशन होगा। तो 12, 6, 18, तो यानी कि जब वो बच्चा बालिग होगा 12वीं के बाद, तो अपने पैरों पे खड़ा होगा और उसके अंदर इतनी क्षमता होगी कि वो प्रोफेशन चूज कर पाएगा। कई बार तो हम यही देखते हैं कि जिसने जो गाइड कर दिया बच्चा वही कर जाता, बाद में कहता है कि साहब ये तो मैं चाहना ही नहीं चाहता था, पापा चाहते थे, मम्मी चाहती थी, भैया कह रहे थे ये कर लो। जैसे मेरा एक्सपीरियंस ही नहीं था, मेरे फादर चाहते थे मैं कॉमर्स लूं और मैं चाहता था कि मैं ड्राइंग लूं, तो मेरे फादर ने कहा कॉमर्स लेनी पड़ेगी, तो मैंने कहा ठीक है साहब, क्योंकि अब पिताजी का आदेश तो शर्मा थे, उसमें क्या करता। और हुआ क्या कि वो बस कॉमर्स वो बड़े करीब से ही पास हुई वो, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं था। भाई जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता वो तो एक तरह से थोपी हुई चीज होती है, उसमें फिर आदमी क्या कर सकता है। तो उससे पहले तो नहीं थी 8 तक, 9, 12, 10th में उन्होंने कह दिया। फिर फादर साहब ने कहा कि भाई आपको लॉ करनी है। हमने कहा हमारा इंटरेस्ट नहीं है, कि इंटरेस्ट नहीं, बस आपको अब जज बनना है, क्योंकि जुडिशरी में बड़ा दिक्कत है, गरीब लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैंने कहा सारी चीजें मेरे ऊपर ही आती है। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने लॉ की। तो वो मेरे लिए करना अच्छा रहा। माँ बाप जब कुछ चीज रास्ता दिखाते हैं तो वो गलत नहीं होता है, वो आपके फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तो क्योंकि तब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए मानसिक रूप से उतने तैयार नहीं होते जब आप छोटे होते। आज उनके उस लॉ का ही नतीजा है कि मैं यहाँ खड़ा हूं, क्योंकि मैं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हूं और मैं अधिकारों के लिए लड़ना भी जानता हूं और अधिकारों को छीनना भी जानता हूं। मैं जानता हूं मांगने से भीख मिलती है, अधिकार छीनने पड़ते हैं, मैं इस बात को मानता हूं। सबसे पहले जय भीम। ये जो हमारा संगठन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन मुंबई, ये पिछले 35 साल से ज़्यादा सामाजिक उपक्रम में अपने आप में शामिल है। और ये जो 108 बच्चों को जो अडॉप्ट किया है इस साल के शिक्षा के लिए, तो इसके पीछे एक ही मकसद होता है कि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं कहीं ना कहीं उनका हैंड होल्डिंग किया जाए संगठन की तरफ से, ताकि आने वाले जो उनका भविष्य है उसमें हमारा भी कुछ योगदान रहे। और इसी साल के लिए नहीं, हम चाहते हैं कि उनमें से जो कुछ बच्चे होंगे जिनमें कुछ और स्पार्क होगा और बढ़ने की चाहत होगी, तो उनका भी हैंड होल्डिंग करके उनके भी अपलिफ्टमेंट के लिए संगठन अपना दायित्व निभा रहा है। जनरली इन बच्चों का चयन हम करते हैं कि बेसिकली इनका जो ज्योग्राफी है वो ट्राइबल एरिया में जहाँ बहुत ज़्यादा सुविधाओं का अभाव है, हम वहाँ से बच्चों का चयन करते हैं। ज़रूरतमंद बच्चों के लिए हम एक सर्वे करते हैं और अलग अलग जगह से, अलग अलग मासेस में, अलग अलग ज्योग्राफी के, अलग अलग स्कूल के बच्चे हम यहाँ पे लेते हैं और उनकी जो शिक्षा है उस साल तक की, उसके लिए हम हमारा जो संगठन की तरफ से दायित्व निभाते हैं। अभी हमारा जो संगठन है, अगर आप देखेंगे जब कोरोना की महामारी आई थी तो हमारा संगठन रास्ते पे था। जो माइग्रेंट्स थे उस टाइम के, जो यहाँ से वहाँ जा रहे थे, तो हमने रास्ते में उतरकर उनके खान पान की व्यवस्था की। हालांकि उस दौरान संगठन के कई पदाधिकारी भी खुद संक्रमित हुए थे, बट उसकी परवाह ना करते हुए हमारे लोगों ने जो हमारा पे बैक टू सोसाइटी वाला जो एक काम है वो करके दिखाया था। और आगे भी ऐसे कुछ जब जब ज़रूरत पड़ेगी सामाजिक काम की, तब तक हमारा संगठन
तब तक हमारा संगठन ऐसे सब कामों में आगे रहेगा। इनफैक्ट अब जब लास्ट टाइम चिपळूण जैसे एरिया में फ्लड हुआ था, तो हम यहाँ से जो सामग्री थी जो दिनचर्या में लगने वाली, यहाँ से ट्रक भर के वहाँ पे लेके गए थे और लगभग 3 से 4 दिन तक वहाँ पे जो पीड़ित एरिया थे वहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किया था। इसके अलावा जैसे यहाँ पे मुंबई में धारावी है या फिर कोई स्लम एरिया है आजू बाजू में, वहाँ के बच्चे हैं, वहाँ में कुछ अगर टैलेंट दिखता है हमें तो डेफिनेटली हम उन बच्चों को आगे लेके आते हैं और हमसे जो बन सके वो मदद करते हैं। भविष्य में अभी हमारी एकदम शॉर्टकमिंग जो योजना है उसमें हम चाहते हैं कि एक संगठन एक एम्बुलेंस खरीदे, कार्डियक एम्बुलेंस। और जैसे हम यहाँ अभी मुंबई में है, फोर्ट एरिया में है, तो हमारे जितने भी सदस्य होंगे यूनियन बैंक एसोसिएशन के या यूनियन बैंक के भी ज़रूरतमंद, तो हर लोगों को हम फ्री सुविधा देने के लिए प्रयत्नबद्ध है। और आगे हमारी ये बहुत ही शॉर्ट इसमें हम वो प्रयास करने जा रहे हैं। डेफिनेटली अगर ऐसी कोई बड़ी जब कार्यक्रम होता है या ऐसा कुछ फंक्शन होता है तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो हमें काफ़ी सहयोग करता है उसमें आर्थिक रूप से, और उनके सहयोग के बिना ये थोड़ा असंभव जैसा प्रयास है। तो हमारा मैनेजमेंट का भी इसमें काफ़ी बड़ा रोल है। तो मैं आपके माध्यम से हमारे मैनेजमेंट को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोग ये वॉलंटियर्स हैं जो खुद अपना एक कंट्रीब्यूशन करते हैं वॉलंटियरली, तो उनका भी मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। जय भीम। युनियन बँक ऑफ इंडिया SC/ST वेलफेअर असोसिएशन गेले 40 वर्षांपासून महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त 5 आणि 6 डिसेंबर या 2 दिवशी जे काही अनुयायी येतात, बाबासाहेबांचे जे काही अनुयायी येतात मुंबईमध्ये, त्या अनुयायांना जेवण आणि पाणी याची सुविधा करत असतं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन पिछले 40 वर्षों से अविरत इस समाज की सेवा कर रहा है। जो बाबा साहब ने हमें मूल्य सिखाए हैं, उन मूल्यों के आधार पर ये संगठन की नींव 40 साल पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में रखी गई। और उसके बाद में जहाँ भी समाज के जिस भी तबके को ज़रूरत होती है वहाँ ये संगठन अपनी जी जान लगा के खड़ा होता है। सिर्फ हमारे जो अनुसूचित भाई बहन हैं जो बैंक में कार्यरत है, सिर्फ उनकी सेवा करने के बजाय ये संगठन ने ये बीड़ा उठाया है कि समाज के निचले तबके तक जाना और निचले तबके से जो कोई अगर ऐसा है जिसमें काबिलियत है उसका उत्थान हो, उसके लिए प्रयास करना, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। क्योंकि आज बाबा साहब के संविधान की वजह से हम लोग इतना कर पा रहे हैं। तो जिस समाज से उठ के हम आए हैं तो उस समाज के प्रति जो भी हमारा दायित्व है वो निभाने के लिए ये संगठन, जो हमारे पूर्ववर्ती अधिकारीगण थे या कर्मचारीगण थे, उन्होंने इसकी नींव रखी। और ये नींव को अभी एक अच्छी सी इमारत का, एक सुंदर इमारत का एक स्वरूप देने का जो कार्य है वो हमारे हाथ में है। तो हम ये जी जान से कोशिश कर रहे हैं कि ये कार्य करते वक्त हम जितना ज़्यादा हो सके उतना अपना प्रयास और उतना अपना वक्त इस समाज के प्रति दे पाए। और निश्चित इस कार्य करते समय बहुत सारी कठिनाई आती है, बट हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हमारी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजमेंट का। जब भी हम उनके पास में जाते हैं और ये कहते हैं कि हम ये अभी वेलफेयर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट हमेशा हमारे पीछे खड़ी रहती है। और ये जो संगठन चल रहा है ये इतने सालों तक ये इसी जो मेल जोल भरा जो एक माहौल है मैनेजमेंट में और एसोसिएशन में, उसकी बदौलत चल रहा है। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से आने वाले अगले कुछ सालों में इसका दायरा और कैसा बढ़ाया जाए और कैसे एक ज़्यादा से ज़्यादा निचले तबके के लोगों तक पहुँचाया जाए और उनके उत्थान के लिए और क्या क्या हो सके और क्या क्या हम लोग और कर सकते हैं, इसका हम प्रयास कर रहे हैं, उसका आकलन भी कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगले आने वाले 2-3 सालों में आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया SC/ST वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से और बड़ी बड़ी योजनाओं के तहत जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनके उत्थान के लिए जो कार्यक्रम है
उसका दायरा बढ़ते हुए देखेंगे। जय भीम साथियों। मेरा नाम अंजू चौधरी है। मैं ऑल इंडिया वुमेन कन्वेनर हूँ यहाँ पे। हमारी एसोसिएशन जैसा कि अभी हमारे बाकी साथी लोग बता चुके हैं कि समाज के उत्थान के लिए क्या क्या कार्य कर रही है, पर एक बात जो अभी नहीं बताई गई है मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी। हमारी एसोसिएशन अब इस समय हमारे महिला सशक्तिकरण पे विशेष ध्यान दे रही है। जैसा कि मैं आपके सामने इस समय उपस्थित हूँ और आपके सामने अपनी बात रख रही हूँ। नॉर्मली क्या होता है, सारी एसोसिएशन में जहाँ पे भी आप देखेंगे मेन लीडरशिप में लीग में हमेशा आप पुरुषों को देख रहे होंगे, लेकिन हमारी एसोसिएशन ने इस बार ये इस बात को सुनिश्चित किया है कि हम जितनी भी फीमेल्स हैं अब वो आगे आएँ, लीडरशिप का रोल लें, न्याय को समझें, समानता को समझें और उनकी जो भी परेशानियां कह सकते हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जो वो मेल्स से कहते हैं जाके, उनको वो खुद उस स्टेज पे आएँ और उस पोजीशन ले और उसको वो अच्छी तरीके से दूर करें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम लोग हेल्प मांग नहीं पाते हैं या खुद हमें भी रियलाइज़ नहीं होता कि शायद हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें हमें हेल्प की ज़रूरत है। हम सिर्फ स्ट्रगल करते जा रहे हैं, लेकिन जब आप उस पोजीशन पे आते हो तो आप सामने वाले के बिना कहे भी प्रॉब्लम को समझते हो। आप कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हो, अगर आप उस पोजीशन पे हो, अगर आप एसोसिएशन में हो तो भी आपको चीज़ें समझ में आती हैं कि बाकी फीमेल्स जो हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस कर रही होंगी। शायद वो मुझ तक नहीं पहुंच पा रही हैं, नहीं कह पा रही हैं, बट हम अगर उन चीज़ों में सुधार करेंगे तो वो अपने आप ही उनके रास्ते और क्लियर होंगे। जय भीम। मैं हरीश मधुकर तायडे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन मुंबई का महामंत्री। बहुत खुशी है कि हम आपको बताना चाहेंगे कि हर साल हमारे एसोसिएशन की तरफ से महाराष्ट्र के निर्माता छत्रपति शिवाजी महाराज, इस पावन भूमि के शिक्षण के विद्यमान हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी संयुक्त जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग सामाजिक न्याय और समता महोत्सव का आयोजन करते हैं। इस वर्ष यह कार्यक्रम बीती 18 जुलाई को हुआ यशवंतराव चव्हाण सेंटर नरीमन पॉइंट में। इस बार हमारे जो मुख्य अतिथि थे वो भारत के जाने माने युवा नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद रहे। आज़ाद समाज पार्टी के सांसद, साथ ही साथ वो जो संसदीय समिति है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण की, उसके भी वो सदस्य है, वो प्रमुख अतिथि रहे। और हमने इस साल 2 लोगों को सम्मानित किया है। हर साल की तरह एक व्यक्ति होता है कला क्षेत्र से और दूसरा होता है समाज सेवा से। इस वर्ष कला क्षेत्र से हमारी जो सम्मान मूर्ति है वो थी जानी मानी अभिनेत्री वनीता खरात, जिन्होंने अपने बहुत शानदार कॉमिक सेंस से पूरे महाराष्ट्र को हंसाया है और सामाजिक संदेश भी दिया है, जो बाबा साहब की सच्ची अनुयायी भी है। साथ ही जो दूसरे हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं वो थे आदरणीय अनूप कुमार जी। अनूप कुमार जी नालंदा एकेडमी एक संस्था चलाते वर्धा में, जहाँ से आज तक उन्होंने लगभग 2500 बच्चों को शिक्षा दी है और उसमें से 250 से ज़्यादा विद्यार्थी विदेशों में पढ़कर आए हैं और उनकी एक नई जीवन की शुरुआत हो चुकी है। और साथ ही बैंक की तरफ से हमारे चीफ विजिलेंस ऑफिसर अजय कुमार सिंह, हमारे चीफ जनरल मैनेजर HR के सुरेश चंद्र तेली जी और मुंबई अंचल के क्षेत्र अंचल प्रमुख श्री BP दास, ये सहभागी रहे। और एक और हस्ती हमें प्राप्त हुई मुंबई के दिल्ली के प्रभारी आज़ाद समाज पार्टी के आदरणीय अनिल सर, ये भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। कार्यक्रम बहुत शानदार रहा। हमने 2 महत्वपूर्ण गतिविधि को अंजाम दिया। एक थी बैंक की 108वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में हमने 108 स्कूली बच्चों को एडॉप्ट किया है। इस साल भर उनकी सारी शिक्षा का जो भी खर्चा होगा, वो चाहे स्कूल फीस से लेके तो उनकी स्टेशनरी तक हर चीज़ हमारी संस्था उसका वहन करेगी। साथ ही साथ जो दूसरी एक्टिविटी थी
थाने, रायगढ़, पालघर, इन तीनों जिलों में लगभग 1000 स्कूली बच्चों को छाता, स्कूल बस, स्कूल बैग और बाकी स्टेशनरी प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम बहुत शानदार रहा और इस कार्यक्रम में जिन्होंने भी शिरकत की, जिन्होंने हमें सम्मानित करने का मौका दिया, मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जय भीम, जय बिरसा, जय संविधान।